नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं, वो हमारे बरसों से मेरे प्रिय कवि, लेखक, फिल्मकार भी हैं और आज इस सौभाग्य है कि हम उनसे बात कर रहे हैं। अनिल शर्मा जी हमारे स्टूडियो में हैं। आपका स्वागत है शर्मा जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप लोगों को भी बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम इंदौर वासियों को मेरा। आप पिछले 30-32 सालों से फिल्में बना रहे हैं और अब इंदौर में सिंह साहब द ग्रेट की शूटिंग भी करने जा रहे हैं। तो इंदौर की कौन सी चीज ने आपको प्रभावित किया कि आप इंदौर आए? देखिए, इंदौर का क्या है कि पहले तो ये समझिए मैं इंदौर को जानता कैसे हूँ। इंदौर को जब मैं बहुत छोटा बच्चा था, मैं मथुरा से, हम लोग मथुरा के रहने वाले हैं, तो मथुरा से जब हम आ रहे थे तो एक पहली बार हमारे घर में गाड़ी ली गई, एम्बेसडर गाड़ी। तो एम्बेसडर गाड़ी से पापा ने डिसाइड किया कि हम बच्चों ने बहुत जिद की कि बम्बई जाएंगे तो गाड़ी से जाएंगे। और बाई कार गाड़ी से हम बॉम्बे आए। एम्बेसडर गाड़ी थी तो ड्राइवर था, गाड़ी चला। उस गाड़ी में 16-17 लोग आ गए एम्बेसडर गाड़ी में। तो हम जब बॉम्बे जा रहे थे तो रास्ते में इंदौर पड़ा। तो इंदौर में मैंने पहली बार बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी। उस ज़माने में, ये मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन 70s, अर्ली 70s की। तो मुझे लगा ये बम्बई है क्या? जब फिल्मों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बम्बई में देखी थी तो मेरे फादर ने कहा ये इंदौर है, लेकिन इसको हम मिनी बम्बई बोल सकते हैं। तो पहली बार मैंने शब्द सुना था इंदौर नाम का, इंदौर शहर का। तो वहाँ से इंदौर से मेरी स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं। और रही मैंने ये फिल्म क्यों सोची यहाँ आने के लिए, तो पिछले दिनों कई फिल्मों की शूटिंग हुई मध्य प्रदेश में, और हमको भी इस फिल्म की शूटिंग कहीं ना कहीं तो करनी थी। तो मेरे बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप इंदौर आओ, भोपाल आओ, यहाँ ट्राई करो। तो यहाँ की क्या पब्लिक बहुत सहयोग देती है और प्रशासन बहुत हेल्प करता है। तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो यहाँ की लोकेशन से नहीं है, मैं पहली बार यहाँ शूटिंग कर रहा हूँ। डायरेक्टर के लिए बहुत अच्छा होता है किसी नई लोकेशन पे शूटिंग करे, तो प्रशासन हेल्प कर रहा है, पब्लिक हेल्प कर रही है। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि चलो यहाँ करते हैं। सिंह साहब द ग्रेट जैसा कि फिल्म का नाम है, सनी देओल इस फिल्म के हीरो हैं, मुझे पता चला है, और वो कलेक्टर की भूमिका निभा रहे हैं। तो पंजाब में भी ये शूटिंग हो सकती थी? हाँ, पंजाब में हो सकती थी, पंजाब में, लेकिन चूंकि मैंने बहुत फिल्मों की हुई है, लेकिन मेरी फिल्म का फ्लेवर इस बार पंजाब नहीं है। मुझे थोड़ा सा डिफरेंट करना था कि सिंह साहब हैं और वो ईस्टर्न यूपी जैसी किसी जगह में आते हैं। जी। तो वो दो भाषाएं मुझे थोड़ी सी मिल जाती हैं, जिसमें मेरा थोड़ा ह्यूमर क्रिएट हो जाता है। ओके। इतनी फिल्में आपने बनाई, बी आर चोपड़ा साहब के साथ आपने सहयोगी के रूप में काम किया, जो अपने आप में लीजेंड हैं, उनके साथ आपने काम किया। आपकी एक फिल्म गदर सुपर डुपर हिट हुई, और ऐसा कहते हैं कि अगर वो फिल्म आज की तारीख में उसके बिजनेस का अनुमान लगाएं तो 1500 करोड़ के आसपास है, और अब तक 10 करोड़ से ज्यादा टिकट उस फिल्म की बिक चुकी है, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। टाइटैनिक की भी इतनी टिकट नहीं बिकी। उसके बाद दूसरे नंबर पर कोई फिल्में आती हैं, कौन सी फिल्म है जिनकी टिकट बिक्री हुई? अभी तो बहुत सारी टिकटें हैं, मतलब अभी मैं दूसरा नंबर मैं किसी को देना नहीं चाहता हूँ जी। सभी की फिल्में मैं तो ये कहूँगा पहली हैं, और इसीलिए ये सवाल का मैं जवाब ना दूं तो अच्छा है। बाकी तो शोले है, मदर इंडिया है, मुगले आजम है, बहुत सारी फिल्में हैं जो कि बहुत कमाल की फिल्में बनी है। लेकिन जितने टिकट बिके, 10 करोड़ टिकट बिके। हाँ, 10 करोड़ गदर के टिकट बिकेगी, और बगैर टिकट के लोगों ने देखी फिल्मों, टीवी में देखी, वो लोग तो अलग हैं ही। वो कहते हैं, मुझे पिछली बार अखबार में मैंने पढ़ा था कि पिछले दिनों टिकट 2.5 करोड़ रुपया के टिकट बिके थे, 2.5 करोड़ टिकट बिके थे शायद 3 इडियट के। ये अखबारों में मैंने पढ़ा था। आई डोंट नो हाउ मच ट्रुथ है, हाउ मच फॉल्स इट इज। यानी जो नंबर 2 पे है वो 4 गुने के अंतर है। मैं तो ये नहीं कहूँगा, मैं तो कुछ 4 गुने के अंतर पर मैं नीचे हूँ, बाकी सब ऊपर है। गदर की अपार लोकप्रियता हुई। उसके कितने प्रिंट बने थे? जैसे एक था टाइगर के 3,500 प्रिंट। गदर के टाइम पर तो क्या था कि प्रिंट 600, 700, 800 प्रिंट बनते थे, 500 प्रिंट बनते थे। उस वक्त इतने थिएटर ही नहीं थे। इसीलिए तो आपने बोला ना कि अगर आज के टाइम पे गदर होती तो उसका बिजनेस 1400, 1500, 1800 करोड़ भी हो सकता था, बिकॉज वो 25 रुपये की टिकट थी। आज 200, 250, 500 रुपये की टिकट है, तो फ़र्क तो है। उस वक्त 500 थिएटर पर पिक्चर रिलीज होती थी, आज 3,000, 3,500 थिएटरों में रिलीज हो रही है। फ़र्क तो जब गदर आई, जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच के प्रेम के द्वंद्व को दिखाया गया, ऐसा कहते हैं कि उस वक्त लोगों के मन में पाकिस्तान के प्रति बहुत ज्यादा नफरत थी, और बाद में राजनीतिक दबाव भी आए। क्या कोई दबाव आए थे आप पे राजनीतिक? नहीं, मेरे पास कोई राजनीतिक दबाव नहीं आया।
कोई नहीं, मेरे साथ तो सब लोग बड़ा ठीक रहे थे। और बल्कि या उन दिनों कारगिल वार हुई थी इसलिए बहुत था, लेकिन मैं कई बार ये मानता हूँ कि गदर के बाद गदर ने बहुत सारे दोनों देशों के अंदर के बुलबुले बाहर निकाल दिए। एंगर जब तक बाहर नहीं निकलता है हमारे अंदर रहता है। बहुत सी बातें जो हम लोग कहना चाहते हैं कह नहीं सके, और गदर की वजह से वो बहुत सारी बातें बाहर आई। बल्कि गदर के बाद ऐसा कुछ हुआ कि दोनों देशों ने ये रियलाइज़ किया, पब्लिक ने, कि यार हम लड़ते क्यों। तो गदर में ये बात थी कि भाई इस दुनिया में जीने के लिए मोहब्बत के लिए समय बहुत कम है, तो नफरत के लिए समय क्यों लाए। तो ये बात शायद दोनों देशों के लोगों को समझ भी आई, और उसके बाद से शायद दोनों में कहीं मोहब्बत की शुरुआत भी हुई। गदर में आपने जो विभाजन के दृश्य क्रिएट किए, जो सीन बनाए भारत के, पाकिस्तान के, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? क्या बी आर चोपड़ा साहब ने इसमें योगदान दिया? इसका क्या था, मैं पार्टीशिप पे हमेशा फिल्म बनाना चाहता था, और मैंने जब पार्टीशन के बारे में पढ़ा था तो मैं बहुत द्रवित हो गया था। 10 लाख से ज़्यादा लोग पार्टीशन में मारे गए थे। ये संख्या हिरोशिमा में मारे गए लोगों से ज़्यादा है। हिरोशिमा जापान में जो बम कांड हुआ था, एटम बम गिरा था, उसमें इतने लोग नहीं मारे गए थे जितने लोग के क्या बोलते हैं पार्टीशन के दौरान मारे गए। ये बात मुझे बहुत द्रवित करती थी, और मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, बहुत कुछ पढ़ता था, तो मुझे लगता था यू मस्ट शो दिस, ये क्यों, ये बेमतलब की नफरत क्यों। एक दिन कुछ लोगों ने डिसीजन दिया और पेंसिल से नक्शा खींच दिया गया, और कि ये पाकिस्तान, ये हिंदुस्तान, मतलब किस दबाव में उन्होंने किया होगा, वो उनकी स्थिति हुई होगी। लेकिन आज 50-60 साल के बाद मुझे लगता था इससे बड़ी मूर्खता कोई हो ही नहीं सकती थी। मुझे हमेशा ये लगता है कि जब आज़ादी थी, जब आज़ादी नहीं थी, तो गोरे लोग हिंदुस्तान को लूटते रहे और यहाँ से पैसे ले जाते रहे। जो सोने की चिड़िया थी भारत ले जाते रहे पैसा सारा, और आज़ादी के बाद इन्होंने डिवीज़न करा दिया, और डिवीज़न कराने के बाद ये हथियारों में भारत का भी 50-55 पैसा हथियारों में जाता है, पाकिस्तान का भी इतना जाता है। हथियार खरीदे कहाँ जाते हैं, इन्हीं गोरों से खरीदे जाते हैं। तो भी जो मतलब कि आज़ादी के बाद भी दोनों की इकोनॉमी का 50-50% पैसा है इन लोगों के पास ही जा रहा है हथियारों के रूप में। तो ये बात जो है मुझे बड़ा हमेशा दुखद करती थी, इसलिए मैंने सोचा कि पार्टीशन पे फिल्म बनाए। फिर बहुत सारे पार्टीशन के वीडियो शूट्स, फिल्में देखी, और फिर वहाँ से हमने एक तस्वीर निकाली कि ऐसा होगा, और वो हमने बनाया। लेकिन तस्वीर देखना, उसे क्रिएट करना काफी मेहनत लगी। हाँ, मेहनत तो काम है, लेकिन यही तो मजा। आप संतुष्ट हैं अपने उस काम से? बिल्कुल, मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ। कोशिश करने से तो आदमी और भी बेटर कर सकता था, शायद मुझसे बेटर डायरेक्टर होता तो और भी बेटर बना देता उसको, लेकिन मुझसे जितना अच्छा हो सका मैंने बनाया। और वो बहुत ही मैं इसका गदर का एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ आपको, इसी ट्रेन से रिलेटेड। मैं अमृतसर स्टेशन पे शूटिंग कर रहा था, तो वहाँ कटी हुई ट्रेन आने वाली थी, उसका दृश्य मैं पिक्चराइज करने वाला था। तो वह बहुत सारे सरदार जी थे। मैंने उन सबको बोला, भाई ये ट्रेन कट के आ रही है, आपके रिश्तेदार कटे हुए आ रहे हैं, आपको रोना है। तो एक 65-60-70 साल का सरदार जी होंगे, उनको भी मैंने कहा आपको रोना है, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो सब ट्रेन देख के सर पीट के लोग रो रहे थे, ऐसा दृश्य था। तो ये शॉट खत्म हो गया, सरदार जी अभी भी उठ नहीं रहे हैं। तो मैं हम लोगों को थोड़ी हंसी आ गई, बोले यार देखो पट्टा शॉट खत्म हो गया है, लेकिन ये बंदा अभी भी नहीं उठ रहा है। तो हमने कहा पाजी उठो उठो, हंसते हुए बोला। पाजी फिर भी नहीं उठ रहे हैं। थोड़ी देर के बाद मैंने उनको उठाया, मैंने कहा पाजी उठो भाई, शॉट खत्म हो गया। हाँ। तो सरदार जी सचमुच बहुत रो रहे हैं। तो क्यों हुआ पाजी? बोले 7 साल का था, ऐसे ही आया था लाशों में छुपा हुआ। तो आंखें भराई हमारी। तो मतलब ठीक है, उस बात से हमें ये तो समझ आई कि हमने जो दृश्य शूट किया है वो एकदम राइट है, लेकिन घटना ऐसी घटी थी। दिल को छू लिया उसका। हाँ, बिल्कुल छू लिया। और हमारा जो दृश्य था वो सचमुच जीवंत था, क्योंकि वो आदमी के रिएक्शन हमें बता रहा था। इसके बाद आपने भारत पाकिस्तान के ही मुद्दे पर सनी देओल को लेकर एक फिल्म बनाई, हीरो, द लव स्टोरी ऑफ ए स्पॉय। उसका क्या प्रतिक्रिया रही? बहुत अच्छा रहा, लोगों को बहुत पसंद है, आज भी बहुत पसंद है, टीवी पे आती है, पीपल लव्ड इट, ऑल ओवर वर्ल्ड पीपल उसको प्यार करते हैं। और अपने ज़माने से बहुत पहले बहुत ज़्यादा मॉडर्न फिल्म थी वो, और कंप्यूटोग्राफी ये वो सबका काम उस वक्त नहीं था। उसमें ऐसे सीन शूट किए थे कि जंफरों में हमने क्लाइमैक्स किया था। एक शॉट हमने शूट किया था कि सनी देओल साहब 11,000 फीट से जंप गिरते हैं, वो सब सनी ने रियल किया था। उसके साथ बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। -20 डिग्री टेम्परेचर पे जंफरों पे शूट करना
अपने आप में इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। प्रियंका चोपड़ा की वो पहली फिल्म थी, उसमें हमने उसे इंट्रोड्यूस किया था, तो बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं उससे। और फिर अभी आपने वीर बनाई सलमान खान के लिए, उसमें मैंने अपनी भी बनाई, आपकी अपनी फिल्में ये बनाई, काफी फिल्में आपने बनाई, लेकिन जो बहुत चर्चित फिल्में रही, वीर से आप डिसअपॉइंट हुए क्या? नहीं, मैं वीर तो मैंने बहुत सुंदर फिल्म, मैंने मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया फिल्म बनाई, वेरी ग्लॉसी, वेरी ग्रैंड फिल्म, लोगों को भी, बहुत लोगों को पसंद आई। कहीं ऐसी भी चर्चा रही कि नहीं पसंद आई, कहीं मीडिया में इस तरह की बात आ गई कि भाई कुछ इस तरह की इमेज बन गई कि फिल्म नहीं चली, बल्कि फिल्म ने तो अपनी तरफ से अच्छा बिजनेस किया और अपना ब्रेक इवन किया। हाँ ठीक है, वो फिल्म 60-70 करोड़ की फिल्म थी, उसको 200 करोड़ करना चाहिए था, 200 करोड़ नहीं किया, वो जितना उसमें पैसे लगे थे उतने वापस आए, उसका मुझे जरूर अफसोस है, करना चाहिए था उसको ज्यादा। बीच में फातिक फिल्म 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए उस फिल्म पे, इतने लोकेशंस, ये सब रॉन्ग न्यूज आ गई थी। वो पिक्चर 52 करोड़ की पिक्चर थी, 52 करोड़ की, और तो 60-70 करोड़ का बिजनेस किया, तो अपने हिसाब से। इतने अच्छे गाने थे वीर में, इतनी अच्छी लोकेशंस थी, नई हीरोइन थी सुंदर सी, लेकिन फिर भी मतलब क्या कर रहे हैं, लोगों को कौन सी फिल्में पसंद आती? नहीं, लोगों को वीर तो बहुत पसंद आती है, आज भी पसंद आती है। आपसे भी बात हुई, आपने, मुझे भी बहुत पसंद है फिल्म, बहुत पसंद आई मुझे वीर। तो ऐसे लोगों को पसंद आती है, लेकिन ये कहीं एक, कई बार मीडिया एक ऐसी 100 झूठ को, आप एक 100 झूठ को 100 दफे, एक झूठ को 100 दफे बोलो तो वो सच लगने लगता है। वीर के साथ सिर्फ ऐसा ही है। हाँ, मतलब आपको लगता है कि वीर अब अगले प्रोजेक्ट, मैं ये नहीं कह रहा कोई गदर बनी, मैं ये नहीं कह रहा द हीरो जैसे चली, लेकिन वीर लोगों को नापसंद नहीं हुई, वीर लोगों को अच्छी लगी। किसी को ये लगा कि हाँ ओके ओके, किसी को ये लगा बहुत कमाल है। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं वीर में कुछ कमियां जरूर रह गई, और वो रह गई वक्त के साथ चली। क्या आजकल के दौर में, इस दौर में जो फिल्में बन रही हैं वो 16 साल से 30 साल की उम्र के लोगों के लिए बन रही है, या 13-14 साल से 30 साल तक के लोगों के लिए? तो जो 30 साल से बड़े लोग हैं उनकी तरफ फिल्म निर्माताओं का ध्यान है? देखिए ऐसा है, ये आपका आंकड़ा ही रॉन्ग है। 16 से 30 के लिए ये भी मार्केट का बनाया हुआ एक झूठा पुलंदा है जो चल रहा है, और मीडिया ने इसको सच माना हुआ है। आप अगर कलेक्शन देखें, आप अगर चीज़ें देखें, मल्टीप्लेक्स में अगर आप किसी शाम को जाके देखें, और मैं दर्शकों को भी बोलता हूँ एक बार जरा ऑब्जर्व करें, तो आप जाके देखेंगे कि मॉर्निंग शो में सिर्फ स्टूडेंट दिखता है, बाकी शाम के शो में कोई भी फिल्म देख लो, वो 27-28 साल से ऊपर का ही आदमी दिखता है जो अफोर्ड कर सकता है पैसा। 300-400 रुपए की टिकट है, फैमिली कैसे, कॉलेज स्टूडेंट कैसे अफोर्ड करेगा? एक मॉर्निंग शो 100 रुपए का मिलता है, वो अफोर्ड कर सकता है। तो ज्यादातर जो, अगर एक फिल्म को 1 करोड़ दर्शक देख रहा है, तो उसमें से सिर्फ 5 या 7 या 10 लाख आदमी ही स्टूडेंट उसको देख रहा है। 90 लाख आदमी तो उस फिल्म को मेच्योर्ड आदमी देख रहा है, जो 25 बरस के ऊपर या 22 बरस के ऊपर या 30 बरस के ऊपर है। कई लोगों के आप प्रिय निर्देशक हैं, आपका प्रिय निर्देशक कौन है? राज कपूर साहब, राज कपूर साहब, यश चोपड़ा जी, विजय आनंद साहब, बहुत सारे, मनोज कुमार साहब, मेरे भारत के बहुत सारे, राज खोसला साहब, ऐसे बहुत सारे, देवानंद साहब, ऐसे बहुत सारे, फिरोज खान साहब, गुरदत्त साहब, विमल रॉय साहब, गुलजार साहब, मैं तो लिस्ट बनाता जाऊंगा तो अंत ही नहीं होगी, बहुत सारे हैं। वो सबसे खराब कौन लगते हैं आपको? सर इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। आप ये नहीं बताना चाहेंगे आदमी अपनी पूरी मेहनत से फिल्म बनाता है, तो मैं किसी को खराब नहीं कह सकता कि जिस आदमी ने भी खराब भी फिल्म बनाई होगी, अब यकीन मानिए उस फिल्म के लिए भी वो अगर 1 साल लगा उसकी फिल्म को बनाने में, तो 1 साल तक उस सोया नहीं होगा, जगा ही रहा होगा, इतनी मेहनत की होगी उसने। दक्षिण भारत में और बॉलीवुड में क्या अंतर है फिल्मों में? दक्षिण भारत में ज्यादा सिनेमाघर है, वहां फिल्में सुपर डुपर हिट होती है, लोग फिल्मों के प्रति ज्यादा दीवानगी है वहां, क्या बॉलीवुड में भी? भारत में भी बहुत दीवानगी है, उत्तर भारत में भी बहुत दीवानगी है। दक्षिण भारत में जरा सिनेमा ज्यादा है, भारत में 13,000 सिनेमा है, उसमें से 8,000 से ज्यादा सिनेमा दक्षिण भारत में, बाकी के पूरे भारत में 5,000 सिनेमा है, जिसमें से 3,500-4,000 सिनेमा ही चलते हैं, ऐसा स्टैटिक्स है। वहाँ पे थोड़ी सिंसियरिटी ज़्यादा है, वहाँ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अभी यहाँ पर क्या होगा, स्टार की वैल्यू ज़रा ज़्यादा हो गई है, और वो भी मीडिया ने बहुत क्रिएट कर दी है स्टार की वैल्यू। साउथ में ऐसा नहीं है। साउथ के अंदर, साउथ में आप पेपरों में बड़े बड़े ऐड भी नहीं दे सकते, साउथ नहीं दे सकते। साउथ के अंदर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। साउथ में बड़ी आप हैरानी की बात होगी, वहाँ पे आप, यहाँ पे आप चाहें तो किसी भी अखबार में आप फुल पेज दे सकते हैं, वहाँ एक लिमिटेशन डाली हुई है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ताकि चाहे बड़ी पिक्चर हो या छोटी पिक्चर हो, आप पब्लिसिटी से किसी पिक्चर को ड्रामा नहीं कर सकते।
ओके। क्या जैसे हमारे बॉलीवुड के कलाकार हर लाइव में, हर टीवी शो में आते हैं, देखा वहां पे वे नहीं कभी रजनीकांत को किसी फिल्म के पे पब्लिसिटी करते थे? उनके तमिल, तेलुगु, मलयालम के चैनलों में जाते होंगे? कभी देखिए, कभी नहीं दिखेंगे, कभी नहीं जाते, नहीं जाते। जैसे पहले यहाँ के नहीं जाते थे। वो मार्केटिंग उनका फंडा ही नहीं है, इसीलिए उनकी फिल्में ज़्यादा बेटर हैं और चलती हैं। हिंदू बम्बई में क्या प्रॉब्लम आ गई है कि आज हम सोचते हैं फिल्म हम खराब बनाए, फ्राइडे सैटरडे संडे पब्लिक को बेवकूफ़ बनाए चली जाए, और मुझे अफसोस तो प्रोड्यूसर तो बेवकूफ़ बना रहा है, उससे ज़्यादा बेवकूफ़ है पब्लिक। आई एम सॉरी टू से भाई, आप लोगों को बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आप लोग जरा प्रोपेगेंडा देखते हैं, एक बड़ा स्टार टीवी पे देखते हैं, वो पब्लिसिटी कर रहा, बुझ जाते हैं। ये फिल्मों में आइटम सॉन्ग डाले जाते हैं, क्या कोई इससे फर्क पड़ता है क्या? नहीं, आइटम सॉन्ग से देखो फर्क फिल्म के अच्छे बुरे होने से पड़ता है। आइटम सॉन्ग तो पहले भी हेलन जी करती थी, आज उसका नाम आइटम सॉन्ग है, पहले कैबरे था। एक आध गाना तो लड़की का होता है फिल्म के अंदर, उसको आप किसी नाम से बोलते, मतलब ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लोग कहते हैं कि वो गाना देखने के लिए गए, गाना देखने के लिए तो पहले भी लोग जाते थे, झुमका गिरा बरेली के बाजार में देखने बहुत गए थे, हम तो एक कमरे में बंद हों देखने के लिए बहुत जाते थे, जाते ही थे। कामिनी कौशल जी का एक इंटरव्यू मैंने किया था, तो उन्होंने बताया कि एक फिल्म में उन्हें एक शूट करना था, और दृश्य ये था कि उनकी शादी होती है, और शादी के बाद सुहागरात के लिए वो एक कमरे में जाते हैं, और वहां हीरो उनका घूंघट हटाता है। इस दृश्य पर सेंसर बोर्ड ने आपत्ति ली, और दर्शकों ने कहा कि इसे फिल्म बहुत अश्लील है, फूहड़ है, और इसमें गंदे विचार रखे गए हैं। आज उसकी कल्पना की जा सकती है? नहीं, समय बदल चुका है, चीजें बदल चुकी हैं, और वो वैसा दौर था, आज ऐसा दौर है। अब सनी लियोन जैसी कलाकार को मान्यता मिलती है, तो आपसे उचित मानते हैं? तो कोई बुरी बात नहीं है, हमारे देश की विशालता है, हमारे देश में खुजराहों की मूर्तियां भी हैं। क्या तो इस मतलब हमें दिल खुला रखना चाहिए सबके। बिल्कुल, हमारे भारतीयों के दिल खुले ही हैं, खुले रखना चाहिए। अभी एक लड़की जो कि पोर्नो फिल्म में काम किया करती थी, और आज वो फिल्मों में अच्छे काम करके दो पैसे बनाना चाहती है, तो हमें उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। यही हमारे भारतीयों का विशालता है दिल की। हाँ, अगर वो वैसा ही काम यहाँ कर रही है पोर्नो फिल्म जैसा, तो फिर हमें सोचना चाहिए, लेकिन वो सचमुच पोर्नो फिल्म से हटकर और सही फिल्में कर रही है, अपनी रोजी रोटी कमाने की कोशिश कर रही है, तो हमें उसे सपोर्ट। पर इरादा तो है कि उसी इमेज को भुनाने का। देखिए, ये तो प्रोड्यूसरों का इरादा हो सकता है। एक्टर, आप बात एक्टर की कर रहे हैं कि प्रोड्यूसर की कर रहे हैं? प्रोड्यूसर जरूर ऐसा ही सोच रहे हैं, डायरेक्टर जरूर ऐसा सोच रहे हैं, उसको ऑडियंस को रिजेक्ट करना चाहिए, तो ऑडियंस ने रिजेक्ट कर भी थी। आप कविता वगैरह भी लिखते रहे कुछ? हाँ, थोड़ा बहुत, कभी कभी जब कभी इश्क हो जाता था, कोई कविता निकल जाती थी। क्या लिखेगा आदमी, क्या दम है उसकी स्याही, हालात ने जो चोटें दी शब्दों में उभर आई हैं। फिल्में भी लिखी हैं आपने? हाँ, फिल्में तो श्रद्धांजलि से लेके बहुत सारी फिल्में लिखी। इतने कलाकारों के साथ आपने काम किया, धर्मेंद्र जी, सलमान खान, सनी देओल, अमिताभ बच्चन, इनमें सबसे चमत्कारिक आपको कौन लगे? देखिए, सब बहुत चमत्कारी हैं। मैं ये जवाब दूंगा तो आप बोलोगे पॉलिटिकली राइट जवाब दे रहे हैं आप। हाँ। लेकिन आप सेब को अंगूर से तो नहीं आप तुलना कर सकते, सेब को आप अनार से तो तुलना नहीं कर सकते। आप सबकी अपनी अपनी, आप आम को तो आप सेब से तो तुलना नहीं कर सकते। हर एक का अपना अपना रंग है, हर एक की अपनी अपनी अच्छाई है, हर एक की अपनी बुराई है। इंदौर में जिस फिल्म की आप शूटिंग कर रहे हैं, सिंह साब द ग्रेट, कब रिलीज होगी ये फिल्म? ये फिल्म अभी तो देखिए शुरू हो रही है नवंबर एंड में इंदौर में, फिर भोपाल में, फिर महेश्वर में, ऐसे 3 जगह हो रही है। फिर अब अप्रैल मई तक फिल्म की शूटिंग खत्म हो जाएगी, फिर जुलाई अगस्त प्लान करेंगे रिलीज का। इट इज़ टू अर्ली टू टॉक अबाउट रिलीज। इंदौर स्थानीय कलाकार भी लिए गए क्या? हाँ, लेने की कोशिश करूंगा। मैं जब भी कभी जहाँ कहीं भी शूटिंग करता हूँ, कोशिश करता हूँ थोड़े बहुत लोकल कलाकारों को मौका दूँ। आपने रंगमंच भी किया क्या? नहीं, रंगमंच करने का अवसर नहीं मिला मुझे, लेकिन मैंने ज़िंदगी में अपनी शुरुआत ज़रूर स्टेज से की थी। वो भी स्टेज ऐसी थी कि मैं अपने गली मोहल्ले में ही मैंने वो स्टेज की थी, अपनी बिल्डिंग में स्टेज लगा के। और मैं तब जानता भी नहीं था सिनेमा क्या है। एक प्ले किया था द विलेन, और एक वैरायटी प्रोग्राम किया था, बस वही मेरा एक अनुभव है। अनिल शर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो आए, आपने हमसे इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर की, गदर से लेके हीरो तक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और आप सब लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बर्दाश्त किया इतनी देर मुझे, थैंक यू वेरी मच। आ रहा हूँ आपके शहर में शूटिंग के लिए, प्यार देना। न्यूज़ मेकर्स में फिलहाल इतना ही।